नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली बार आपने समझा था कि क्यों आपको नोटिस आया है डिफेक्टिव रिटर्न का। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आए हुए हैं उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कमीशन और ब्रोकरेज की जो इनकम है उसको हम 44 AD के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर नहीं डाल सकते हैं कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम, उसके लिए PL बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी है। तो कैसे वो PL और बैलेंस शीट बनेगी, आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब समझाऊंगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बात हम शुरू करते हैं। ये इस तरीके का नोटिस आता है, मैं नोटिस दोबारा पढ़ूंगा नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 44 AA के अंदर आपको बुक्स बनानी थी और आपने बुक्स नहीं बनाई है, इसलिए आपको पार्ट A PL और बैलेंस शीट का बनाना चाहिए। छोटा सा आपको मैं जिस्ट दूंगा 44 AA का। AA कहता है कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हैं, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब आप लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन या प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं तो आपको बुक्स बनानी ही बनानी है। अगर आप नहीं ऐसा करते, आप इन लोगों में नहीं आते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन में आप नहीं हैं, तो आपकी अगर प्रॉफिट बिजनेस और प्रोफेशन से 1,20,000 रुपये से ऊपर है, या अगर आपकी बिक्री साल के 10 लाख रुपए से ऊपर एक्सीड करती है तो भी आपको बुक्स बनाना ज़रूरी है। ये बात थी 44 AA। अब हम जाते हैं 44 AD के अंदर। सेक्शन 44 AD भी देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। 44 AD कहता है सब सेक्शन 1 में, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, नॉट फॉर स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C। कहता है कि सेक्शन 28 to 43C को भूल जाइए। इन द केस ऑफ एन एलिजिबल SSE, एक अगर आप एलिजिबल SSE हैं, बिजनेस करते हैं, तो टोटल टर्नओवर का 8% या टोटल ग्रॉस रिसीट का आपका 8% मान लिया जाएगा कि आपने उसको एज अ प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है। ये बात सब सेक्शन 1 कहता है, ठीक है। तो सब सेक्शन 1 के अंदर आपको 8% डिक्लेयर करना ही करना है अगर आप एलिजिबल SSE हैं। सेक्शन 28 to 43C मान लिया जाएगा कि वो अप्लाई कर चुके, इसका मतलब डिप्रिसिएशन का सेक्शन अप्लाई कर चुके। अब आप नीचे आइए और मैं पढ़ता हूँ सब सेक्शन 6। यहाँ पर आप देखिए, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई टू। कहता है इस सेक्शन के प्रोविजन, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है 44 AD। 44 AD कौन सा है, 8% वाला। तो कहता है कि प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन 44 AD नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजंस, आगे चलने वाले प्रोविजंस को छोड़ करके नहीं अप्लाई होगा। सेक्शन 44 AD अब ये नहीं अप्लाई होगा किस पर, अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ 44 AA। 44 AA के अंदर जो प्रोफेशन में कहे गए, प्रोफेशन माने जो ऐसे लोग जो कि किसी पढ़ाई के द्वारा अपनी सर्विसेज देते हैं, क्योंकि उनको 44 ADA एक नया सेक्शन है। उस सेक्शन के अंदर आपको जो प्रोफेशन, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको 44 AD के अंदर मिनिमम 50% इनकम डिक्लेयर करनी होती है। तो कहते हैं कि 44 AD ऐसे प्रोफेशनल्स के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि उनको 44 AD की इनकम डिक्लेयर करनी है। फिर मैं कहता हूं पॉइंट नंबर 2 के अंदर, क्लॉज नंबर 2 के अंदर कि 44 AD नहीं लगेगा किस पर, अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। देखिए सब सेक्शन 6 के पॉइंट नंबर 2 में ये देखिए बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। अगर आप कमीशन ऑफ ब्रोकरेज कमा रहे हैं, अगर आपकी आमदनी कमीशन ऑफ ब्रोकरेज से है, तो आप सेक्शन 44 AD के अंदर 8% वाले सेक्शन के अंदर इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया, अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस। अगर आप कोई एजेंसी बिजनेस करते हैं तो भी आप 44 AD में 8% वाले सेक्शन में इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो बात यहाँ बहुत साफ हो गई। कमीशन और ब्रोकरेज के अंदर तो आप 44 AD ले ही नहीं सकते। अगर आप 44 AD नहीं ले सकते, इसका मतलब आपको 44 AA के अंदर, ये रहा 44 AA, आपको वापस जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी ज़रूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब PL और बैलेंस शीट। और मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ PL और बैलेंस शीट का। ये देखिए, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सेल शीट एक सामने मेरी बनी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इस तरीके से आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना लेना है। और ये रहा बैलेंस शीट, इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बना लेनी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ थोड़े थोड़े में कि कैसे बनेगी ये।
सबसे ऊपर आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, पीरियड लिख दीजिएगा 1/4/19 से 31/3/2020, क्योंकि उस डिफेक्टिव नोटिस का जो रिप्लाई देना है वो 19-20 का ही रिप्लाई है। ये है आपका क्रेडिट साइड, ये है आपका डेबिट साइड। ये आपकी आमदनी है और ये खर्चा है, ये खर्चा है और ये आमदनी है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इनकम, सॉरी वो हाइड हो गया है, मैं यहाँ पर इसी को एडिट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए इनकम, और यहाँ पर है एक्सपेंसेस। हाँ जी, ये आपकी इनकम साइड हो गई, ये आपकी एक्सपेंसेस की साइड हो गई। ठीक है जी, यहाँ पर आपको लिखना है इनकम की साइड में बाय कमीशन अर्न ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या कि फॉर्म से आप ये फिगर कहाँ से लाएंगे, आप ये फिगर लाएंगे 26 AS से। आपका जो 26 AS आपने डाउनलोड किया होगा वहाँ से आप ये लाएंगे और ग्रॉस अमाउंट को आप लेंगे। ग्रॉस अमाउंट का मतलब कि इनकम वहाँ पर लिखा होगा कि कौन सी इनकम आपको हुई है। आप जनरली लोग क्या करते हैं कि इनकम में से TDS अमाउंट को माइनस करके यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ग्रॉस अमाउंट लिखना है आपको। यहाँ पर आप ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे, उसके नीचे आप सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट है उसको भी लिख लेंगे। ये आप कहाँ से लाएंगे, ये आप ले आएंगे सेविंग बैंक के अपने पासबुक से। तो ये आपकी इनकम साइड बन जाएगी, ये आपका टोटल इनकम साइड बनेगा। आते हैं खर्चों के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपने ऑफिस में कोई स्टाफ एम्प्लॉय किया हुआ है तो उसके खर्चे आपको लिख लेने हैं, सैलरी आपकी यहाँ पर लिख लेनी है। अगर आप किसी कंपनी के आप कंपनी के कमीशन डीलर हैं और उसके बाद आपको नीचे भी आपने सब अपने डीलर्स बनाए हुए हैं, अगर आप उनको कमीशन देते हैं तो आपको यहाँ पर आपको लिख देना है उसका खर्चा। तीसरी, अगर आप कोई मीटिंग गेट टुगेदर का खर्चा करते हैं तो उस पर आपको लिखना है। आप ऑफिस में खर्चा करते हैं, ऑफिस खर्चा मतलब कि डेली रूटीन के जो खर्चे हैं आपके पानी के और आपके चाय वगैरह के, जो आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, नॉर्मल खर्चे, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपने ऑफिस में कोई रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कराई हुई है तो यहाँ आप लिखेंगे। बैंक चार्जेस जो आपके बैंक पासबुक से कटे हुए होंगे वो यहाँ पर आप लिखेंगे। लोकल कन्वेंस का मतलब कि आपके पास स्कूटर है, आपके पास कार है, बाइक है, आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है तो उसका जो पेट्रोल पड़ता है, या आप लड़कों को जो पैसा देते हैं कि यहाँ से वहाँ तक पॉइंट A से पॉइंट B तक का जो कन्वेंस आप लड़कों को देते हैं उसका रीइंबर्समेंट आप देते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। आपके ऑफिस में मोबाइल और इंटरनेट पे जो खर्चा होता है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आपके ऑफिस में स्टेशनरी भी आती होगी, सारे स्टेशनरी का खर्चा यहाँ पर लिखेंगे आप। बिज़नेस प्रमोशन का मतलब कि आप अपने क्लाइंट से मिलने गए, आप उसको लंच पे लेकर के गए, आपने अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट वगैरह दिए, तो यहाँ बिज़नेस प्रमोशन में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये जो आपके ऑफिस में एसेट लगा हुआ है उस पर नॉर्मल ह्रास है, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करते हैं और इसका एक रेट निर्धारित है। तो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा यहाँ से। ये एसेट साइड के अंदर फिक्स एसेट्स में आपको मिलेगा। अपने ऑफिस में फर्नीचर लगाया हुआ होगा, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगता है 10% के हिसाब से। ये देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, 10% है और ये माइनस करके निकल करके आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन वाला, वो यहाँ तीनों फार्मूले लगे हुए हैं। इन तीनों से आप जो तीन आपके एसेट्स हैं उनका डेप्रिसिएशन का टोटल ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस में यहाँ पर आ रहा है। एक्टिवा, अगर आप स्कूटर आपके पास है तो ये देखिए 15% डेप्रिसिएशन है। कंप्यूटर प्रिंटर भी ज़रूर होगा आपके ऑफिस में, तो ये भी 40% डेप्रिसिएशन लगता है इसके ऊपर। कोई अगर आपने प्रोफेशनल चार्जेस दिए हों अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो कि आपकी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो वो आप खर्चा यहाँ पर नोट कर सकते हैं। वो भी इस तरीके से सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। इस तरीके से ये दोनों टोटल्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये आपका नेट प्रॉफिट है। इनकम माइनस द एक्सपेंडिचर, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं बैलेंस शीट की। सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट उठ करके देखिए कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है, कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाएगा। यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। ओपनिंग बैलेंस, इसकी मैं बात आपसे बाद में करूँगा कि ये ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ से कैसे लाएंगे। नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपका आ गया, देखिए फार्मूला लगा हुआ है I20 और ये फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है आपको। वापस जाते हैं ड्राइंग्स का मतलब आपने बिजनेस में से अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए जो जो पैसे विड्रॉ किए हुए हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। मान के चलते हैं कि अगर आपके घर का खर्चा
20,000 रुपये महीने का है तो आप 2,40,000 रुपये करेंगे। आपके घर का खर्चा अगर 30,000 रुपये महीने का है तो 3,60,000 इस हिसाब से करेंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे और यहाँ पर ये माइनस होकर के आ जाएगा। ये टोटल में ये तीनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, ड्राइंग्स माइनस होती हैं। ये देखिए ड्राइंग्स यहाँ पर आ गया। सिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन वो चीज़ होती है कि आपने कोई एसेट खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है जिसको कि आपने गिरवी रखा हुआ है। जैसे हम कार लेते हैं तो कार हमेशा हाइपोथिकेटेड होती है, अगर हम उसमें फाइनेंस कराते हैं हाइपोथिकेटेड होती है, उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर लिखना है उस लोन का। सिमिलरली अनसिक्योर्ड लोन्स ऐसा लोन होता है जिस पर कि हमें कोई सामान गिरवी नहीं रखना पड़ता। हम अपने दोस्त से, अपने फादर से, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से ऐसी कोई अमाउंट की मदद लेते हैं तो यहाँ पर भी वो भी उनका नाम लिख देना है। करंट लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस का मतलब कि ऐसे कोई आपको खर्चे थे, आपका कोई भी ऐसी अमाउंट था जो आपको साल में पेबल रह गया, जैसे बिजली का बिल, टेलीफोन का खर्चा, जो कि बिल आपको 31 तारीख में जनरेट हो गया, उसका पेमेंट आप करेंगे अप्रैल में, तो 31 तारीख को वो ड्यू हो जाता है, तो ये इसका अमाउंट यहाँ पर आएगा। एसेट मैंने आपको बता दिया, आपके ऑफिस में एसेट्स वगैरह यूज़ होते होंगे तो वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं डिप्रिसिएशन काटने के बाद। ये देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फिगर माइनस होकर के आ रहा है तीनों में। इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कोई FDR है, आप म्यूचुअल फंड है, आपके पास शेयर्स हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है, आपने जो परचेज कॉस्ट है उसको आप यहाँ पे लिख देनी है। एस्केलेटेड कॉस्ट नहीं लिखनी है। एस्केलेटेड कॉस्ट का मतलब कि जो मार्केट वैल्यू है वो नहीं लिखनी है, आपको हमेशा केवल परचेज कॉस्ट यहाँ पर लिखनी है। FDR हो गया, शेयर्स हो गया, और भी आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है। करंट एसेट्स का मतलब कि रोज़मर्रा के जो एसेट हैं आपके, उसको कहते हैं सन्डी डेटर्स। अगर आपका किसी क्लाइंट से पैसा आना बाकी है, इनकम में आप ले चुके, आप बिल काट चुके, तो वो इनकम में जाएगा उधर ग्रॉस रिसीट साइड में, उसको आप ऐड कीजिएगा, और सन्डी डेटर्स में भी यहाँ पर भी आ जाएगा कि पैसा अभी आपको मिला नहीं। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ लिख देंगे, कैश का क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ लिख देंगे। जो आपकी इनकम पे TDS कटा है उसको आप जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपने कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली को, कोई रिलेटिव्स को एडवांस दे रखा है, उसको आप यहाँ लिख देंगे। मोटी तौर पे सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी कि आपके पास क्या है। ये फिगर आपको अंत में ही मिलेगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो देखिए पूरी बैलेंस शीट मैंने बना ली है, ड्राइंग्स अपने हिसाब से डाल लिया, खर्चे और अपने एसेट्स अपने हिसाब से डाल लिए मैंने। एस्टिमेटेड वैल्यू आपके फर्नीचर की, आपकी स्कूटर की, प्रिंटर की, जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है। डेटर्स अगर कोई नहीं है, पैसा कहीं से नहीं आना है, सब पेड है, तो बड़ी अच्छी बात है। बैंक का बैलेंस हो जाएगा। कैश आप डाल सकते हैं अपने पास, अपना वॉलेट खोल के देख लीजिए कि आज की डेट में 10-12 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये जो भी आपके पास है। TDS का फिगर आपको पता लग जाएगा आपके 26 AS से। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स की अगर हम बात करें तो वो आपको मिल जाएगा, आपको पता होगा कि मैंने किसी को कितना एडवांस दे रखा है। ये एजेंसी बिजनेस के लिए, ये कमीशन वाले बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ कि बिजनेस में से आपने किसी को एडवांस दिया। पर्सनल की मैं बात नहीं कर रहा, ये आपकी पर्सनल बैलेंस शीट नहीं है, ये आपकी केवल उस बिजनेस की बैलेंस शीट है जो आप कमीशन और ब्रोकरेज में दिखाते हैं। हो सकता है आपकी पर्सनल, आपके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हो, वो सब यहाँ नहीं करने हैं, केवल उतनी ही चीज़ जितना कि आपकी बिजनेस के अंदर है। तो अगर हम सब चीज़ों को माइनस करें, ये लाइबिलिटीज़ है, ये एसेट्स है, तो हम देख रहे हैं कि लाइबिलिटी हमारी, ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी हमारी 1,60,000 से माइनस है। तो इसका मतलब कि हमारा ये बैलेंसिंग फिगर अब कैपिटल का है 1,60,594, ये हमने डाल दिया, हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। इसी हिसाब से आपको हर साल के लिए अब ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अब यहाँ से बनाते चलना है। ये बैलेंस शीट अगली साल आपकी ओपनिंग में चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे आप ये बताइएगा कि डिस्कशन आपको कैसा लगा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो को एडिट करके उसमें ये वाली जो शीट है, एक्सेल शीट है, उसको भी मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।